हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू आवर टैली कोर्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली, जो कि आपको पता है कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। टैली कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टैली कोर्स के सभी ऑप्शंस एंड सभी फीचर्स को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में हम सभी ऑप्शंस को बेसिक लेवल से तैयार करेंगे। आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रिपेयर कराएंगे कि यदि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मैथ्स, चाहे आप साइंस, चाहे आप आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप टैली को इजीली सीख सकते हो। इसमें हम टैली को कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करने से लेकर, टैली के इंट्रोडक्शन से लेकर, अकाउंटिंग को लेकर, लेजर के टाइप को, सभी को हम डिटेल में समझाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इनके नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश डे टू बाई डे सीरीज में आपको प्रोवाइड होंगे। क्वेश्चन पेपर हम डेली इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। हम प्रैक्टिकल बेस्ड इसको देखेंगे कि कैसे हमें डेली टू डेली टैली में एंट्रीज करनी होती हैं। ये सभी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट या जो भी ये कोर्स देख रहा है, वो डे टू डे अपने नोट्स नोट करता जाएगा। आपको सभी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। साथ ही साथ डेली जो जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, जिस चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे, आपको उनको नोट करते चलना है, प्रैक्टिस करने चलना है। तो हम चलते हैं अपने टैली की कोर्स की तरफ और स्टार्ट करते हैं टैली के इस कोर्स को। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड हम इंट्रोडक्शन से करते हैं टैली को स्टार्ट करते हैं टैली के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे टैली का इंट्रोडक्शन की टैली क्या होती है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मीन्स टैली, यहाँ पे टैली जो सॉफ्टवेयर वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यवसाय या फर्म के अकाउंट को संभालते हैं, जिसमें आय व्यय, लेन देन, लाभ हानि आदि का रिकॉर्ड होता है। मीन्स टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी बिजनेस या किसी भी फर्म के अकाउंट को संभालता है। अकाउंट से मीनिंग यहाँ पे है कि जब हम किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में हमारे आय व्यय मीन्स हमारे एक्सपेंस एंड रिसिप्ट भी होते हैं, लेन देन हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इन सभी का हम रिकॉर्ड रखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमें पता है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग होता क्या था कि अकाउंटिंग का कार्य पहले पहले जो काम हम बही खाता के द्वारा अपने व्यापार के सभी प्रकार के हिसाब किताब रखने के लिए करते थे। पहले जब हम अकाउंटिंग का काम करते थे कंप्यूटर आने से पहले, तो वो काम हमारा बही खाता, एक बुक, सभी टाइप के ट्रांजेक्शन हम एक बुक में नोट करते थे। उस बुक को वही खाता बोला जाता था। तो बही खाता के द्वारा अपने व्यापार के सभी प्रकार के हिसाब किताब रखने के लिए करते थे। अब कंप्यूटराइज्ड होने के बाद अब वही सभी कार्य कंप्यूटर में किए जाने लगे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के कार्य से ये चीज़ बहुत इजी हो चुकी है एंड बहुत आसान हो चुकी है। और कंप्यूटर में यह कार्य संपन्न कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर, जिसे एप्लीकेशन भी बोला जाता है, की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सबसे आसान एवं सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर टैली को माना जाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि टैली बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग क्या होती है? जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के हमारे हिसाब किताब, जैसे कि कितना खर्च हुआ, कितना हमने उसमें कैपिटल लगाया था, उस कैपिटल के बेसिस पे हमने कितने यहाँ पे फिक्स असेस्ट रखे, हमने कितने का परचेज किया एंड कितने का हमने सेल किया, इन सभी का रिकॉर्ड हमें वही खाते के अंदर रखना पड़ता है। एंड उस बेसिस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आता है। तो उस बही खाता का काम टैली नाम के सॉफ्टवेयर ने ले लिया है। तो ये टैली का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होती है। किसी भी व्यापार या संगठन के लिए वित्तीय लेन देन, पैसों के लेन देन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने। सबसे पहले तो हमारे जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करने मीन्स हम उसे लिखते हैं, हम उसे स्टोर करते हैं। फिर वर्गीकृत, हम अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं कि ये हमारा परचेस अकाउंट है, ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ये हमारा खर्च वाला अकाउंट है। एंड उसके बाद सारांशित करते हैं, मीन्स इनको अलग अलग रखकर अलग अलग इनका खर्च निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने में हमें ये पता चलता है कि हमने कितने का खरीदा था, कितने का बेचा था और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ।
इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इतने दिन के अंदर, हो सकता है वो समय 1 महीने हो, 1 साल हो, कि 1 साल के अंदर हमें इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं हम, विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया है ताकि वित्तीय स्थिति, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता चले। प्रदर्शन और नकदी मीन्स, प्रदर्शन और नकदी से यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास कैश कितना आया उसको समझा जा सके, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हम देख सकते हैं कि जब हम अपना हिसाब किताब बहुत ही ठीक तरीके से रखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है, हमें ये क्लैरिटी होती है कि कहाँ हमने कितना इन्वेस्ट किया है। अकाउंटिंग में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग, इसके अंदर हम सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। क्लासीफाइंग, अब रिकॉर्ड रखने के बाद अलग अलग कैटेगरी को हम अलग अलग टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सारांश समराइजिंग, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा कितना कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, उनको अलग अलग हम उनका टोटल करते हैं। फिर उसके बाद विश्लेषण होता है, एनालाइजिंग होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कहाँ कितना इन्वेस्ट हुआ है और कहाँ हमने कितना पैसा लगाया है। एंड रिपोर्टिंग, लास्ट में हम जब अपनी रिपोर्टिंग तैयार करते हैं तो इसमें हमारी सभी चीज़ें क्लियर होती हैं, कितना इन्वेस्ट किया था, कहाँ पे हमने टैक्स दिया था, किस किस जगह हमने क्या क्या किया था, ये सभी रिकॉर्ड हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था इन्वेंट्री। हम हम अकाउंटिंग को यदि इजी लैंग्वेज में समझें तो अकाउंटिंग की मीनिंग ये होती है कि डे टू डे डेली ट्रांजेक्शन होते हैं एंड उन ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को रखना, और ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को रखने के साथ साथ उनको एनालाइजिंग करना कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ एंड कितना हमने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया था। ये सारा वर्क हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। बेसिकली टैली अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि टैली एक्चुअल में करता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी है। कोई भी कंपनी यहाँ पे जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो यहाँ पे एक हमारी कंपनी होती है। अब बेसिकली कंपनी क्या करता है, कंपनी सबसे पहले तो अपनी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो पैसे लगाता है कंपनी में। ये कैपिटल गुड्स माल के रूप में भी हो सकती है और रुपए नगद के रूप में भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है। जब हम अपनी कंपनी में वर्क करा रहे हैं तो हमें वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें रॉ मटेरियल कच्चा माल भी चाहिए पड़ेगा जिसे हम परचेस करेंगे। एंड हमें मशीनरी भी चाहिए होगी जिस बेसिस पे प्रोडक्ट तैयार होगा। एंड फिर प्रोडक्ट बनकर आ गया एंड प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब हमारे पास ये इमेजेस दी हुई हैं। ये इमेजेस हमने इसलिए ली हैं जिससे हम समझ सके कि अब टैली एक्चुअल में वर्क क्या करेगा। मीन्स ये कैपिटल अकाउंट है जो कि हमारा गुड्स एंड कैश के फॉर्म में हो सकता है। तो टैली को हमें बताना होता है, टैली सॉफ्टवेयर को हमें बताना होता है कि ये हमारा कैपिटल है। नेक्स्ट, हमने वर्कर रखे हैं तो उनको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं हम उन्हें पेमेंट करेंगे, हम उन्हें पैसे पे करेंगे। एंड इसके बाद हमने मशीनरी खरीदी। मशीन जब हम खरीदते हैं तो मशीन की भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और जब हम मशीन खरीद लेते हैं तो ये पेमेंट के बाद हमारा फिक्स असेस्ट हमारी स्थायी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा फिक्स असेस्ट है। तो यहाँ पे हमने मशीन खरीदी तो ये हमारा कहलाएगा फिक्स असेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें यदि कि हम यहाँ पे भी परचेज कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम असेस्ट परचेज कर रहे हैं, तो टैली हमें ये भी यहाँ पे ऑप्शन देता है, ये भी हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप अपने अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे हम मशीन खरीद रहे हैं और यहाँ पे हम माल खरीद रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये मशीन हम अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए हमारा कहलाएगा असेस्ट। एंड ये रॉ मटेरियल हम प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीद रहे हैं तो ये हमारा परचेज कहलाएगा, तो इसे हम अलग अकाउंट में रखेंगे। एंड रॉ मटेरियल के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा जिसे हम सेल करेंगे।
सेल हम किसी कंपनी या किसी पर्सन को सेल करेंगे। तो इस टाइप की प्रोसेस हमारी टैली के अंदर चलती है। जब हम आगे टैली के कोर्स को कवर कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हमें बहुत आगे आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, टैली में जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है लेज़र। हम टैली के बेसिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को समझ रहे हैं कि हमें टैली में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। लेज़र, अब लेज़र क्या होते हैं? बिजनेस में हमारे कई प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। उस व्यापार के लेन देन, उस व्यापार में लेन देन वस्तुगत, लाभ हानि, व्यक्तिगत होते हैं। लेन देन ट्रांजैक्शन, जो भी हम लेन देन करते हैं वो वस्तुगत, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं या परचेस कर रहे होते हैं। उसको सेल या परचेस करते समय हमें प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। एंड व्यक्तिगत, हम किसी पर्सन या कंपनी को सेल कर रहे होते हैं। अब इन सब की आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लेज़र का यूज़ करते हैं। एंड लेज़र के यूज़ में हम उनकी आइडेंटिटी बताते हैं। जिनकी पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है, उस नाम को लेज़र कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम व्यक्तिगत बात कर लें, यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति अमन से माल खरीदा, तो हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे अमन अकाउंट। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में उस पर्सन की आइडेंटिटी के लिए हम लेज़र का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेज़र की डेफिनेशन को समझा। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप, लेज़र के टाइप को डिफाइन करने के लिए ग्रुप का उपयोग किया जाता है। ये किस प्रकार का अकाउंट है? अभी हमने उस डायग्राम में समझा था कि हम दो जगह परचेस कर रहे थे। एक तरफ हमारा फिक्स असेट था, एक तरफ हमारा क्रेडिटर था। मीन्स हम गुड्स परचेस कर रहे थे। हमारे पास एग्जाम्पल है, व्यापार के लिए हमने मशीन खरीदी एंड व्यापार के लिए हमने माल खरीदा। अब होगा क्या, यहाँ पे एक हमारा फिक्स असेट है एंड एक हमारा गुड्स है। एंड यहाँ पे कुछ टाइप लेज़र हमारा बनेगा परचेज्ड मशीनरी, जो कि हमारा जाएगा फिक्स असेस्ट में, क्योंकि ये हमारा स्थायी संपत्ति है। तो इसका लेज़र हम बनाएंगे फिक्स असेस्ट के नाम से। एंड इसका जो ग्रुप रहेगा वो ग्रुप हमारा जाने वाला है फिक्स असेस्ट में। तो टैली को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो मशीन है वो फिक्स असेस्ट है। परचेज गुड्स टू कंपनी, फॉर कंपनी या पर्सन, हम किसी यहाँ से गुड्स परचेस करते हैं किसी कंपनी से या किसी पर्सन से, तो वो हमारा जाता है सैंडी क्रेडिटर में। मीन्स यहाँ पे जो हम गुड्स कर रहे हैं, तो हमने टैली को बताया कि ये जो हमारा गुड्स है, ये हमारा गुड्स है, ये हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा सैंडी क्रेडिटर में। तो कुछ इस तरीके से हमें लेज़र एंड ग्रुप का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। यहाँ पे व्यापार में हर दिन कई प्रकार के लेन देन होते हैं और हमें उस लेन देन में अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए अकाउंटिंग का प्रयोग करना होता है। ये इजी लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग के, जिसमें 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है हमारा रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता एंड नाम मात्र का। तो अभी हमें ये तीनों अकाउंट याद रखने हैं कि एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, एक हमारा रियल अकाउंट होता है, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इन सभी में एक ही रूल काम करता है, क्रेडिट एंड डेबिट। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप यहाँ पे डेबिट है ये हमारा। यहाँ पे हमारे दो रूल काम करते हैं, एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा गिवर रहेगा। जो भी हमारा, चाहे व्यक्तिगत खाता हो, चाहे हमारा वास्तविक खाता हो, चाहे हमारा नाम मात्र का खाता हो, सब में एक ही रूल काम करेगा कि देने वाला क्रेडिट के अंदर आता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, वस्तुगत हो या फिर नाम मात्र का खाता हो। मीन्स देने वाला व्यक्ति या देने वाली कोई भी वस्तु हो वो हमारे क्रेडिट के अंदर जाने वाली है। डेबिट, रिसीवर, पाने वाला डेबिट के अंदर आता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, वस्तुगत हो या फिर नाम मात्र का हो। मीन्स जो रिसिप्ट कर रहा है पाने वाला हमेशा डेबिट के अंदर आएगा। अब हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में।
जो अकाउंट किसी व्यक्ति या कंपनी से जुड़े हुए होते हैं वह व्यक्तिगत खाता कहलाता है। मीन्स पर्सनल अकाउंट से मतलब ये है कि व्यक्ति या कंपनी को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। मीन्स ये पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमन से माल खरीदा, ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ये हमारी कंपनी है, एबीसी कंपनी को हमने माल बेचा, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। मीन्स यहाँ पे हमें ये क्लियर होता है कि व्यक्ति या कंपनी को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। मीन्स पर्सनल अकाउंट के अंदर इनको बोला जाता है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट, जो कि होता है वास्तविक खाता। जो अकाउंट किसी वस्तु और संपत्ति, हमारा गुड्स एंड हमारा प्रोडक्ट एंड हमारे असेस्ट से जुड़े हुए होते हैं, वह वास्तविक खाता कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, व्हीकल को बेचा। यहाँ हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम असेस्ट खरीद रहे हैं, ये हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। एंड हम अपने व्हीकल को सेल कर रहे हैं, जैसे हमने व्हीकल को सेल किया तो भी हमारा वो रियल अकाउंट कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने फर्नीचर खरीदा, ये हमारा असेस्ट है और कुछ टाइम बाद हम इस असेस्ट को सेल भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे रियल अकाउंट के अंदर आने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, जो कि नाम मात्र का खाता होता है। जो अकाउंट किसी भी लाभ और हानि और खर्च और प्राप्ति, हमारे एक्सपेंस एंड रिसिप्ट एंड हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए होते हैं, वह नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीप्ट एंड सैलरी पेड। इन सभी अकाउंट में हमारा वन रूल काम करता है कि डेबिट जो कि हमारा रिसीवर कहलाता है एंड क्रेडिट जो कि हमारा पेबिल कहलाता है। जब हम टैली का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि पाने वाला हमेशा डेबिट अकाउंट के अंदर जाता है एंड देने वाला हमेशा क्रेडिट अकाउंट के अंदर जाता है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपको समझना पड़ेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस अकाउंट को आपको डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन टैली भी हमें यह फंक्शनैलिटी देता है कि वो कई अकाउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट एंड डेबिट के फॉर्म में हमें एडजस्ट करके दे देता है। आगे हम जब इसका यूज़ करेंगे तब हम समझने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेज़र हमारे कौन कौन से होते हैं, लेज़र ग्रुप। अभी हम अपने इम्पॉर्टेंट लेजर्स को कवर करेंगे, जो कि हमारी स्टार्टिंग में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेजर क्रिएट करना है कैपिटल का, जो कि हमारी पूंजी को शो करता है। सिंपल हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है एंड इसका अंडर ग्रुप कैपिटल के अंदर जाने वाला है। इसकी पीडीएफ हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे आई बटन में मिल जाएगी लेजर्स की। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने नोट्स नोट कर सकते हो इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेते चलें। तो फर्स्ट हमें अकाउंट बनाना है कैपिटल, जो कि हमारे कैपिटल के अंदर जाने वाला है, जिसे हम पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें लेजर बनाना है परचेस, जो कि हमारा परचेस अकाउंट खरीदते समय यूज़ होता है। एंड थर्ड लेजर हमें बनाना है सेल्स, जो कि हम बेचते समय इसका यूज़ करते हैं। तो ये तीन लेजर हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास हमें नेक्स्ट लेजर का टाइप है फिक्स असेस्ट, जो कि हमारी स्थायी संपत्ति कहलाती है। स्थायी संपत्ति फिक्स असेस्ट हमारे व्यापार में जितने भी प्रकार की संपत्तियां हम खरीदते हैं वह सभी फिक्स असेस्ट के अंदर रखी जाती है। उदाहरण के लिए मशीन खरीदी, इसका हम लेजर बनाएंगे परचेज्ड मशीन, और इसका टाइप जाएगा फिक्स असेस्ट के अंदर, क्योंकि ये हमारे संपत्ति के फॉर्म में हम इसको रख रहे हैं। सेम हमारे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने वेल्डिंग परचेज किया, हमने कंप्यूटर परचेज किया, हमने लैंड परचेज किया। ये सारी चीज़ें हमारे फिक्स असेस्ट के अंदर जाने वाली है। मीन्स जो हमारी संपत्तियां रहेंगी उनको हमें फिक्स असेस्ट के अंदर रखना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेंडरी क्रेडिटर्स, खरीदना। हमने खरीदते समय परचेस का यूज़ किया था, लेकिन जब हम पर्सन या किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उसका अकाउंट हमारा सेंडी क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा। एंड उसको डिफाइन करने के लिए हम परचेस के लेजर का यूज़ करते हैं। व्यापार में जब हम किसी व्यक्ति या कंपनी से माल खरीदते हैं, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में वह लेजर हमारा सेंडी क्रेडिटर के अंदर रखा जाता है। उदाहरण है हमारे पास एबीसी कंपनी से माल खरीदा, गुड्स परचेज टू एबीसी कंपनी, इसका लेजर बनेगा। एबीसी कंपनी से माल खरीदा, हम लेजर बनाएंगे गुड्स परचेज टू एबीसी कंपनी एंड इसको हम रखेंगे सैंडी क्रेडिटर्स के अंदर। संजय से माल खरीदा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गुड्स परचेज टू संजय एंड इसको भी हम रखेंगे सैंडी क्रेडिटर के अंदर।
तो हमें ये पता है कि जब हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो हमें उसको सैंडी क्रेडिटर के अंदर रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास ऑप्शन है सैंडी डेप्टर्स। नेक्स्ट लेजर है हमारे पास सैंडी डेप्टर्स का। अब सैंडी डेप्टर्स क्या होता है, जब हम बेचते हैं अपने गुड्स को तब हम इसे सैंडी डेप्टर्स के अंदर रखते हैं। व्यापार में जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को माल बेचते हैं तब वह सैंडी डेप्टर्स के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड कंपनी को माल बेचा, सोल्ड गुड्स बाय एक्स वाई जेड कंपनी। इसका हम लेजर बनाएंगे सोल्ड गुड्स बाय एक्स वाई जेड कंपनी, जिसका टाइप आएगा सैंडी डेप्टर्स। एंड रवि को माल बेचा, सोल्ड गुड्स बाय रवि सैंडी डेप्टर्स। तो ये हमारा सैंडी डेप्टर्स का टाइप था। अब सैंडी डेप्टर्स में क्या होता है कि जब हम अपने गुड्स को सेल कर रहे होते हैं उस समय हमें अपने गुड्स को या उस पर्सन को हमें सैंडी डेप्टर्स के अंदर रखना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बैंक अकाउंट। हम व्यापार या बिजनेस के अंदर हमारे कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं और उन बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम उनका टाइप भी बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। बैंक अकाउंट, व्यापार में जितने भी प्रकार के बैंक के खाते होते हैं उन सभी को बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, डिपॉजिट मनी इन द बैंक। इसका कुछ इस टाइप का लेजर बनेगा, कैश डिपॉजिट इन बैंक, जो कि लेजर हमारा जाने वाला है बैंक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप एसबीआई बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, डिपॉजिट मनी इन द एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे हमारा लेजर हम बना लेंगे कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक, जो कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप था बैंक अकाउंट, इसको हमने समझा। अब हम एक टाइप और यहाँ पे देखेंगे, डिपॉजिट असेस्ड। डिपॉजिट असेस्ड, डिपॉजिट असेस्ड क्या होता है, व्यापार में उन पैसों को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है डिपॉजिट असेस्ड में, कि व्यापार में उन पैसों को डिपॉजिट असेस्ड कहते हैं जो आप किसी और को सिक्योरिटी, एडवांस या किसी खास उद्देश्य के लिए देते हैं और जो आपके भविष्य में वापस मिलते हैं। तो बेसिकली डिपॉजिट असेस्ड में क्या होता है, ये हमारी वापसी योग्य राशि हमारे असेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी सिक्योरिटी की हम बात करें, जैसे हमारी बिल्डिंग सिक्योरिटी हो गया या शॉप सिक्योरिटी जिन्हें हम रेंट बेसिस पे लेते हैं, तो ओनर हमसे कुछ अमाउंट हमसे डिपॉजिट कराता है। एंड कंडीशन होती है कि जब आप हमारी शॉप या बिल्डिंग आप हमें यहाँ से शॉप या बिल्डिंग जब हम उसको वापस करते हैं, मीन्स हम दुकान अपनी खाली करते हैं, तो वो अमाउंट हमें वापस मिल जाता है, उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। इसके टाइप में हमारे पास है जैसे बिल्डिंग सिक्योरिटी, जिसे हमने डिपॉजिट असेस्ड के अंदर रखा है। मीन्स जितनी भी हम बिल्डिंग की सिक्योरिटी देंगे वो हमारी डिपॉजिट असेस्ड के अंदर आने वाला है। फिक्स डिपॉजिट, हम एफडी बनवाते हैं तो वो एफडी भी हमारी डिपॉजिट असेस्ड के अंदर आता है। एंड शॉप सिक्योरिटी, हम शॉप सिक्योरिटी को भी डिपॉजिट असेस्ड के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा डिपॉजिट असेस्ड का टाइप था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि हमारा लेजर है डायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यय व्यय। अब अप्रत्यय व्यय क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, व्यापार में डायरेक्ट एक्सपेंस वे होते हैं जो सीधे प्रोडक्ट बनाते या सर्विस देने से जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ हम पहले समझ लेते हैं कि कहाँ करना होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ जब किसी कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी जहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण होता है और प्रोडक्ट का निर्माण करते समय जितने भी टाइप के खर्च हो रहे हैं उन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डायरेक्ट हमें शो होता है। मीन्स प्रोडक्ट को बनाते समय कितना खर्च हुआ तो उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट भी आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है कि जब प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस समय जितने भी टाइप के हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं वे सभी एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखे जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मजदूरी और श्रम। मजदूरी, कारखाना, विनिर्माण मजदूरी, उत्पादक मजदूरी, ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। माल ढुलाई एवं परिवहन, हमारे जो कैरेज चार्ज होते हैं, हमारा जो लगेज होता है हम उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कारखानों के अतिरिक्त व्यय, कारखानों का किराया, कारखानों का बीमा, कारखानों की बिजली प्रकाश, कारखानों का ईंधन। मीन्स जितने भी टाइप के हमारी किसी फैक्ट्री में
एक्सपेंस होते हैं वो सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्स, हम कुछ ड्यूटीज़ एंड टैक्स भी पे करते हैं जब हम अपना बिजनेस या कंपनी बनाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना होता है। एंड जब हम रॉ मटेरियल खरीद रहे होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के हमें टैक्सेस पे करने होते हैं। कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदते समय, मटेरियल जब हम खरीदते हैं तो हमें कई टाइप के टैक्स, कई टाइप की लागत पे करनी होती है। तो प्रोडक्ट के निर्माण के समय हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस यूज होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे पास लिस्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस की। जैसे बेजेस एक्सपेंस, हमने मजदूरी दी तो मजदूरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आने वाला है। फैकल्टी रेंट, फैकल्टी इंश्योरेंस, सॉरी फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, हम फैक्ट्री का रेंट देंगे यहाँ पे। फैक्ट्री इंश्योरेंस, गैस वाटर एंड फ्यूल एक्सपेंस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाला है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाला है। शिपिंग एक्सपेंस, आपने प्रोडक्ट को शिफ्ट कराया उसका भी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आने वाला है। लोडिंग एंड अनलोडिंग, आपने अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया एंड वहाँ शिफ्ट कराया, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। क्लीनिंग चार्ज, आपने सफाई, अपने अपनी ऑफिस, आपने अपनी फैक्ट्री में सफाई करवाई तो उसका भी एक्सपेंस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाला है। एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, आपने कुछ ट्रांसपोर्ट किया तो वो भी हमारा टाइप डायरेक्ट एक्सपेंस में समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कब कैसे होता है, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, तब हम टैली में एक्सपर्ट बनेंगे, तब हमें टैली को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम मैथमेटिक में हमारे फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं, सेम टैली के ये भी फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। व्यापार में अप्रत्यक्ष व्यय वे व्यावसायिक लागतें हैं जो उत्पादन से संबंधित नहीं होती है, जैसे किराया, वेतन, विज्ञापन, ब्याज, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, बैंक शुल्क, और जो समग्र संचालक में सहायक होती है, उन्हें लाभ और हानि खाते प्रॉफिट एंड लॉस में दर्ज किए जाते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिन्हें प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के समय नहीं रखा जाता है। जब प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे पास आ जाता है और उस प्रोडक्ट को सेल करते समय हमारे जितने भी टाइप के एक्सपेंस होंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपनी शॉप पर हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपकी शॉप पे आ गया। अब प्रोडक्ट को आप सेल करते समय सैलरी भी देंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसमें हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट पे डेप्रीशिएशन हो, किसी भी मशीन पे डेप्रीशिएशन हो रहा हो, आप बैंक की सेवाएं ले रहे हैं तो बैंक का शुल्क, बैंक टैक्स भी अप्लाई हो जाता है। तो प्रोडक्ट को सेल करते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज होता है। व्यापार में जब हमारे द्वारा माल को बेचा जाता है तब उस समय जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं वह सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टाइप है, जैसे हमने सैलरी पे की तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ऑफिस रेंट, हमने ऑफिस का किराया दिया, दुकान का किराया दिया, हमने विज्ञापन एक्सपेंस किया, ट्रैवलिंग में हमने एक्सपेंस दिया। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसमें डिफरेंस समझा कि जब हम मैन्युफैक्चर होते समय हमारे जितने भी खर्च हो रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, एंड जब वो प्रोडक्ट हम सेल करने की कंडीशन में हो वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने वाले हैं। होता क्या है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड हमारा प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट मेंटेन होता है। जब हम कोई भी लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल रहे होते हैं तो वो बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर दिखता है, एंड जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या खर्च किया ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के अंदर देखने को मिल जाता है, एंड उस प्रोडक्ट को बनने के बाद उसको बेचते समय हमें क्या क्या एक्सपेंसेस हुए एंड उनसे हमें क्या प्रॉफिट हुआ ये हमें बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। हालांकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इनको बहुत ही डिटेल में समझ रहे होंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस शीट को भी आगे समझ रहे होंगे, लेकिन अभी यदि हम इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सिंपल हमें इतना याद रखना है कि कंडीशन बेसिस जब हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जब हमारा बन रहा हो उनको हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना होता है, एंड जब हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टैली का इंट्रोडक्शन, टैली में एक्चुअली में हमें क्या वर्क करना है हमने ये समझा, एंड उसके बाद हमने बेसिक्स लेजर समझे जो कि अभी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
हमने लेज़र समझा कि लेज़र क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं। तो बेसिक जो थ्योरी थी हमारी टैली की, जो कि हमें प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाली है, वो हमने की कंप्लीट। इन सभी के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे। एंड हम टैली को डे वाइज डे यहाँ पे टैली के कोर्स को कवर कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें वो क्वेश्चन हमारे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइप में रहेंगे। यदि आप वो स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आप इनमें इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। आपको करना क्या है, आपको पीडीएफ तो डाउनलोड करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने नोट्स भी तैयार करते चलना है। आपको डे टू डे सारे नोट्स जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आपको वो सभी नोट करना है एंड डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टैली को डाउनलोड, टैली के अंदर लेज़र क्रिएट करना एंड टैली के अंदर वाउचर एंट्री जैसे ऑप्शंस को समझ रहे होंगे।